मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं बायो-सावर्ट लॉ पे क्वेश्चंस। ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक लिखा हुआ है क्वेश्चंस ऑन बायो-सावर्ट लॉ। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बायो-सावर्ट लॉ होता क्या है। ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ एक बेसिक लॉ है जिससे हम किसी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। समझ में आया? जिस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ यूज करते थे, कूलम्ब्स लॉ से आप फोर्स निकालते हैं और उसकी वजह से आप फील्ड निकालते हैं, उसी तरीके से बायो-सावर्ट लॉ जो है किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। मान लीजिए कि ये एक वायर है, यहाँ पे इसका करंट एलिमेंट है आईडीएल। ठीक है, अब यहां से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस डायरेक्शन से एंगल ये थीटा है, आईडीएल से एंगल थीटा है। तब जो बायो-सावर्ट लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा that will be mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r cube। अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे इट विल बी db mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। ठीक है, अब यहां देखिए ये जो थीटा है, क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका हुआ है, डीएल क्रॉस आर हुआ है। इसका मतलब एंगल डीएल इस डायरेक्शन में, देखिए डीएल से आर की तरफ आप एंगल को लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इस पे क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट्स बायो-सावर्ट लॉ। अब देखिए कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां देखिए नीचे आर आ रहा है, जबकि आना चाहिए क्या, अगर क्रॉस है तो नीचे आर क्यूब आना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, यहाँ आर स्क्वायर आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ आर की पावर 4 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। दैट मींस करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर क्रॉस अपॉन आर क्रॉस डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, दैट इज ऑप्शन विल बी बी। अब ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये अच्छा है। देखिए इसमें क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट रिप्रेजेंट बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, अब इसके अंदर आपको डिफरेंट फॉर्म जो है बायो-सावर्ट लॉ का वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, जे क्या है, करंट डेंसिटी। सेकेंड रिलेशन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। वी क्या है, वेलोसिटी है। एंड थर्ड रिलेशन है डी एच इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, और फोर्थ इक्वेशन देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डीएल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको गलत पिक करना है, अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है कि इसमें से कौन सा गलत है, तो ये तो गलत दिख रहा है मुझे, देख लीजिए आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये तीन जो फार्मूले हैं दीज आर द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा जब भी बायो-सावर्ट लॉ पढ़े। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और फिर 1 2 और 3, ये 3 मतलब 4 फॉर्मूले बायो-सावर्ट लॉ के आपको याद रखने पड़ेंगे। कोई भी दिया जा सकता है क्वेश्चन, इसमें बदला भी जा सकता है। यही क्वेश्चन था, इसमें ये वाला ऑप्शन ना देके इस तीनों में से कोई अगर ऑप्शन दे दिया जाता, फिर भी आप वहां पे ट्रैप हो सकते थे अगर आपको अल्टरनेट फॉर्म ना पता हो। थ्योरी में हम लोगों ने सारा डिस्कस किया हुआ है कि ये जे के टर्म में कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट वायर एज शोन इन द फिगर। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये नंबरिंग में गलत हो गया, 3, 4, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 5 and this will be 6. ठीक है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर जनरल रिजल्ट। ठीक है, ये इसलिए ही आपको दिया जा रहा है ताकि आपको क्वेश्चन के थ्रू जनरल रिजल्ट याद रहे, ताकि आप क्वेश्चन कर सके। ठीक है, ये डायरेक्ट डेरिवेशन है, डेरिवेशन का रिजल्ट है। ठीक है, अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अगर आप उसको जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं और एंगल आप यहां से लीजिए, θ1 यहां लीजिए और θ2 यहां से लीजिए, ठीक है, तब जो रिजल्ट आता है वो आता है b की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी cos θ1 माइनस cos θ2। ये रिजल्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट वायर की वजह से। ठीक है, अगर वो वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, अगर यही वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, दूर तक चला जाए और ये दूर तक चला जाए, ठीक है, ये देखिए इसको बढ़ाइए और बड़ा हो जाएगा, उसको और ले जाएंगे और बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और फिर इन दैट केस फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, θ1 की वैल्यू 0 हो जाती है और θ2 की वैल्यू पाई हो जाती है, और फिर ये 0 1 हो गया और -1 इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी आ जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, देखिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। दैट मींस लॉन्ग का मतलब ही होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देख लीजिए, आपका b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई इंटू 2 अपॉन 4 पाई डी, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। देख लीजिए ऑप्शन विल बी ए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये रिजल्ट याद रखना है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, अगर सीधे स्ट्रेट वायर कहा गया है और एंगल आप यहां से θ1 ले रहे हैं, यहां से θ2 ले रहे हैं, तब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी cos θ1 माइनस cos θ2 होगी। ये डायरेक्ट डेरिवेशन का रिजल्ट है, हम लोग थ्योरी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर ये वायर है और आपने थीटा यहां से ले लिया, बहुत सारे बुक्स जो हैं यहां से थीटा को लेते हैं, जबकि जो हमारा बायो-सावर्ट लॉ है उसके हिसाब से एंगल यहीं से लेना चाहिए, क्योंकि डीएल जो है आप करंट एलिमेंट ऐसे लेते हैं तो ये वाला एंगल होता है। ठीक है, लेकिन अपना डेरिवेशन है, अपना अपना दिमाग है, अगर आप यहां से एंगल ले लेते हैं तब जो रिजल्ट आता है, तब ये वाला रिजल्ट आता है। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उससे, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा इस केस में। तो देखो ये जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ π/2 हो जाएगा। दैट मींस इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए यहाँ पे θ1 और θ2 की वैल्यू π/2 हो जाती है, और π/2 1 π/2 साइन π/2 1 साइन π/2 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट के फिर से यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, चाहे ये वाला रिजल्ट हो चाहे ये वाला रिजल्ट हो, से मतलब इनफाइनाइटली वायर के लिए रिजल्ट फाइनली यही आता है। लेकिन अगर फिगर के थ्रू क्वेश्चन दिया गया तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए सेमी इनफाइनाइट, अगर ये वायर यहां से हट जाता, मान लीजिए यहां से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता, या फिर यहां से देखो यहां से हटा देते आप, ठीक है, ऐसे हटा देते और यहां से इनफाइनाइट तक जाता। दैट मींस एक पॉइंट पता है कहां से ओरिजिनेट हो रहा है और लास्ट वाला पॉइंट जो है इनफाइनाइट चला गया,
उसको हम लोग सेमी इनफाइनाइट बोलते हैं, डेट मीन्स इस तरीके से, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जैसे इस रिजल्ट में देखिए, अगर ये हट गया तो केवल यही पाई बाई 2 बचेगा, डेट मीन्स ये हट गया तो पाई बाई 2, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी हो जाएगा। डेट मीन्स ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ए सेमी इनफाइनाइट वायर, तब आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट हमने रिजल्ट दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। सेम अभी जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, जो अभी मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, बी की वैल्यू क्या आई थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था तब भी बी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी था। सेमी इनफाइनाइट था तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आया हुआ था, तब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी था। जनरल केस में भी यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी था, और यहाँ पे cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 था, या sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 था। हर केस में बी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी था। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब इस तरह का ग्राफ बनता है कि जब ये बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, ठीक है। जैसे जैसे डी बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड आपका घटेगा, हाइपरबोलिक ग्राफ, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया टू पैरेलल वायर्स पी एंड क्यू, यहां पे देखिए पी एंड क्यू placed at a separation small d carry electric currents in opposite direction। यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू फ्रॉम पॉइंट पी, यहां से मेजर करना है, वेयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स में। 11 से ही इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं कि फील्ड कहाँ जीरो होता है, फोर्स कहाँ जीरो होता है, पोटेंशियल कहाँ जीरो होता है। ग्रेविटेशन में भी पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। दोनों केस में यहाँ पे डिस्कस करता हूं, पहले अपोजिट डायरेक्शन वाला डिस्कस करता हूं, फिर सेम डायरेक्शन वाला। चलिए यहां पे ये क्रॉस है, ठीक है, और यहां से डी डिस्टेंस पे यहां पे डॉट है। क्रॉस का मतलब क्या है कि करंट अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे बोर्ड के अंदर जा रही है। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, जिधर करंट जाए उधर ये थंब लगा दीजिए, और जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट को ऐसे ऐसे बुलाइए, ठीक है। अब करंट देखिए, करंट कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, इसमें I1 की वजह से, ठीक है। ये I1 है और ये I2 है। अब इस लाइन में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड 0 कब हो सकता है, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड 0 कब हो सकता है, जब इक्वल एंड अपोजिट हो, ठीक है। अपोजिट तो होना चाहिए तब तो इक्वल होगा, तभी 0 हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कहां पे डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, ठीक है। अब मान लिया कि यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे 0 है, मान लेते हैं, एक बार देखते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए करंट कहाँ है, अंदर, तो ये थंब है, करंट डायरेक्शन ले गया, इस पॉइंट को बुलाइए, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, नीचे की तरफ। दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ करंट देखिए कहाँ है, डॉट है, दैट मीन्स बाहर की तरफ। अब तो मैं इस थंब को इधर ले गया, इस पॉइंट को बुलाइए, कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। दैट मीन्स दोनों ही करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गया। सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो कभी भी वो 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो इसके बीच में कहीं भी रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो अगर इधर रख के देखते हैं कि क्या इधर 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेट अस चेक। अब
हमारा करंट कहाँ है, देखो अंदर, अंदर है करंट। इस पॉइंट को बुलाओ, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऊपर की तरफ। मान लीजिए हमने इसको V1 बोल दिया। ये वाला करंट देखिए कहाँ है, बाहर की तरफ। इसकी वजह से बुलाइए, कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देयर इज अ चांसेस कि जीरो हो जाए। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस x है, ठीक है। अब अभी हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 दैट विल बी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x। और इसकी वजह से डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज B2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d प्लस x। अब क्योंकि जीरो होना है, इसको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, B1 मस्ट बी इक्वल टू B2। तो यहां से आ गया म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई अपॉन x इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d प्लस x, ठीक है। अब यहां से देखिए म्यू नॉट पाई कट गया, यहां से बच गया I1 अपॉन x, और यहां से बच गया I2 अपॉन d प्लस x, ठीक है। इसको ऊपर लेकर आगे सॉल्व करते हैं इधर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, I1d प्लस I1x इक्वल टू x I2, ठीक है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, x को एक साथ ले लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, I2 माइनस I1 इक्वल टू I1d। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1d अपॉन I2 माइनस I1। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखिए I1d अपॉन I2 माइनस I1, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता तब क्या होता, ठीक है। ये रिजल्ट आपको ना याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी तक हमने सारे जनरल क्वेश्चन ही किए हैं, डायरेक्ट रिजल्ट वाले। इन सारे क्वेश्चन का रिजल्ट जो है आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि सेम डायरेक्शन में हो जाए तब क्या होगा। मान लीजिए कि दोनों ही डॉट ले लिया मैंने, आपकी इच्छा है दोनों आप क्रॉस भी ले सकते हैं। इसको हमने I1 बोला, इसको I2 बोला, और इसके बीच का डिस्टेंस d ले लिया, ठीक है। अब जैसा अभी हमने देखा कि इधर जीरो हो रहा था, तो इधर ही ट्राई कर लेते हैं, क्या इधर जीरो हो सकता है क्या, ठीक है। अब यहां देखिए करंट कहाँ है, बाहर की तरफ। तो ये थंब बाहर ले गए, इस पॉइंट को बुलाइए, कहां जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, नीचे, ठीक है। ये देखिए करंट कहाँ है, बाहर की तरफ। उस पॉइंट को बुलाइए, कहां गया मैग्नेटिक फील्ड, नीचे। अब यहां पे क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में होने से इधर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों नीचे ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके इधर कहीं भी लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। सेम आप इधर ले लीजिए, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से दोनों ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब लेट अस चेक कि इसके बीच में कहीं पे लेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पे हमने पॉइंट ले लिया, यहां से x डिस्टेंस पे। अब क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, इसकी वजह से ऊपर, ठीक है। इसकी वजह से तो ऊपर चला गया, और इसकी वजह से देखिए करंट इधर है, इस पॉइंट को बुलाइए, नीचे आ गया। इसकी वजह से क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड अब अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं। नाउ इट मे बी जीरो, तो वैल्यू लिख रख दीजिए। इसकी वजह से क्या होगा, B1 क्या होगा, ये म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, और इसका डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स, ठीक है।
और ये इसके इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d माइनस एक्स एंड इट इज इक्वल टू V2। अब यहां से देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कट गया, यहां से I1 अपॉन एक्स और यहाँ पे I2 अपॉन d माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फिर से, इट इज I1d माइनस I1x इक्वल टू I2x। तो ये x एक साइड में ले लीजिए, तो x आ गया I2 प्लस I1 इक्वल टू I1d, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी I1d अपॉन I2 प्लस I1। अब ये देखिए दो रिजल्ट, मैंने इसीलिए इसको छोड़ दिया था। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होंगे तो कहां पे नेट फील्ड जीरो होगा? I1 अपॉन डी, I2 माइनस I1। I1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इधर से I1 से उधर पॉइंट लिया था। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों करंट के बीच में कहीं पे वो पॉइंट होगा और उसका पोजीशन ये होगा। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रोस्टेट में भी ऐसे ही कुछ रिजल्ट आता था। यहाँ पे √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1 इंटू डी आता था। ठीक है, आपको याद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स A एंड B कैरी करंट्स I1 एंड I2 when I1 and I2 are in same direction. The magnitude of magnetic field at midpoint between the wires is 10 microtesla. ठीक है, फिर क्या कहा गया? If I2 is reversed, the field becomes 30 microtesla. ठीक है, अब इस कहानी को समझते हैं क्या है। मान लीजिए ये था आपका, दोनों डॉट था। ठीक है, ये I1 है और ये I2 है। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस 2d है, तो ये d और ये d मिड पॉइंट पे कहा गया है। अब यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? डॉट हमने ले लिया तो बाहर की तरफ, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया नीचे, दैट इज B2। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट अभी भी बाहर की तरफ है, इस पॉइंट पे जाइए तो कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ। और क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए कहा गया है कि I1 इज ग्रेटर, I1 की वैल्यू ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, अभी हमने पढ़ा था म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। ठीक है, तो d तो दोनों के लिए सेम है, मिड पॉइंट में पूछ रहे हैं, तो जिसका करंट ज्यादा होगा उसका फील्ड ज्यादा होगा। दैट मींस इस केस में, फर्स्ट वाले केस में जो नेट फील्ड आएगा दैट विल बी B1 माइनस B2, क्योंकि एंगल 180 हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो वैल्यू रख दीजिए, इन दिस केस B विल बी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d एंड दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, इक्वेशन 1। अब फिर क्या कहा गया कि हमने I2 को रिवर्स कर दिया, I2 को रिवर्स कर दिया, मींस ये डॉट है I1। ठीक है, इसको क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। ये डिस्टेंस अभी भी d है। ठीक है, अब देखिए करंट ये बाहर की तरफ, इसमें I1 बाहर है, इस पॉइंट को बुलाइए, ऊपर गया, दैट मींस इसकी वजह से B1 ऊपर गया। अब ये देखिए क्रॉस अंदर है। ठीक है, अब हम अंदर ले गए, इस पॉइंट को बुलाइए, कहाँ गया मैग्नेटिक फील्ड? ऊपर। ठीक है, इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? ऐड हो गया। आपको पता है ना डायरेक्शन कैसे निकलता है? जिधर वो करंट है, जैसे करंट ऊपर जा रहा है इसमें, तो इसमें थंब को ले जाएंगे, इस पॉइंट पे निकल रहा है, उस पॉइंट को ऐसे बुलाइए, वहां पे जिधर को ये उंगली जाएगी उधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब इन दिस केस ये I2 था, मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो B विल बी B1 प्लस B2, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी एंड दैट इज इक्वल टू 30 माइक्रो टेस्ला। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए आप। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। यहां से देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी कॉमन आएगा। यहां से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी कॉमन आए, कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, देखो I1 माइनस I2 और नीचे पर पूछेगा I1 प्लस I2 और यहाँ है 10 माइक्रो और यहाँ पे 30, इट विल बिकम्स 1/3। अब क्या करिए, क्योंकि हमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है I1 अपॉन I2 का रेशियो, तो डिवाइड कर दीजिए I2 से, डिवाइड बाई I2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को I2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 अपॉन, ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 और ये हो जाएगा -1 अपॉन I1 अपॉन I2 प्लस 1 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3 I1 अपॉन I2 -3 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो I1 अपॉन I2 प्लस 1। अब इसको -3 को उधर लेके जाइए और I1 अपॉन I2 को इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा 2 I1 अपॉन I2 इक्वल टू 4। यहां से I1 अपॉन I2 की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपके फॉर्मूले पे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहा गया, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड 2L carries a current I, magnetic field produces at the center of the loop E, ठीक है। एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसके सेंटर पे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। क्या क्या गिवन है, साइड का लेंथ गिवन है कि वो 2L है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, समझते हैं, ठीक है। चल, अब ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए, ठीक है। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, मान सकते हैं। अब सबका लेंथ 2L है, ए बी 2L है, ए बी 2L है और ए बी 2L है। अब एक चीज तो पता है कि सेम डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे सेंटर पर आपसे पूछा गया है तो ये बाहर आएगा। यहाँ करंट जा रहा है, इस पॉइंट को बुलाओगे बाहर आएगा, ठीक है। ये अंदर जा रहा है, इस पॉइंट को बुलाओगे तो बाहर आएगा। डेट मींस सबके वैसे ऐड होगा और बाहर आ रहा है मतलब डॉट होगा, ठीक है। अब होगा कितना, ये निकाल लेते हैं। तो यहां से देखो, अगर इसको मैं मिला दूं, टोटल लेंथ 2L है तो ये L हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। और इसके सेंटर पे ऐसे मिलाइए, ठीक है। तो ये एंगल आप 10th क्लास की ज्योमेट्री से पता है, ये 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। इसको O बोल दीजिए और इस पॉइंट को D बोल दीजिए। अभी हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन किया था हमने कि अगर ऐसे वायर है आपका, ठीक है, और ऐसे एंगल दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये θ1 दिया हुआ है और ये θ2 दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन θ1 अपॉन
प्लस साइन थीटा 2, ये वैल्यू आ रही थी। सेम सिचुएशन है, देखिए यहाँ पे ये जो d है, ये जो डिस्टेंस था, ठीक है ना, ये डिस्टेंस d था, इस केस में OD है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई OD। और ये देखो ये जो एंगल है, ये एंगल है 60-60, तो साइन 60 प्लस साइन 60, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, तो डॉट लगा देंगे। चलिए अब अगर हमें ओडी पता चल जाए तो वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ओडी, और साइन 60 होता है √3/2, 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ओडी इंटू √3, ठीक है। अब अगर ओडी हमें पता चल जाए तो सारा कहानी हो जाए, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये हमें ओडी निकालना है, ठीक है। ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर मैं इसमें tan निकालूं, tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर L अपॉन ये वाला बेस, दैट इज OD। tan 60 होता है √3, ठीक है, इक्वल टू L अपॉन OD। यहां से OD की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन √3, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे लाके, ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ओडी की वैल्यू हो गई L और √3 ऊपर चला गया, और ऑलरेडी यहाँ पे एक √3 था, तो √3 3 हो गया, तो इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई L एंड इट इज 3, ठीक है। अब एक वायर की वजह से ये है, इसके वजह से भी यही है, इसके वजह से भी वही होगा, दैट मीन्स जो नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई L इंटू 9, ठीक है, 3 टाइम्स हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट, ये आई नहीं रहेगा ना इसमें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 9i अपॉन L, ठीक है, दिस विल बी ऑप्शन ए। यहाँ पे आई गलती से लिख गया है सब में, ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 9i अपॉन L, 9i अपॉन L, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन भी डायरेक्ट रिजल्ट है जो हम लोग डेरिवेशन में कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉइल ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ अ कॉइल। क्वेश्चन ये है, ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, इसका रेडियस r है, यहां से x डिस्टेंस पे पॉइंट है P, यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। B की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था, सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन विल बी ए, ठीक है।
फिर कहा गया सेकंड क्वेश्चन, सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस r हैज अ मैग्नेटिक इंडक्शन। सेम इसी के सेंटर पे पूछा गया है, ठीक है, कि सेंटर पे कितना होगा अगर ये n टर्न्स हो जाए। ठीक है, ये भी रिजल्ट ही है। जब सेंटर पे हो जाता है तो ये x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ये r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, r क्यूब हो जाएगा और r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। इट्स वैल्यू विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, ये एक टर्न के लिए हो गया। अगर n टर्न होगा तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑप्शन विल बी ए। ये सब रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्क के लिए। इसी में देखिए टोटल 360 जब होता है, यहां से लेके यहां तक 360 होता है तो 1 टर्न बनता है। ठीक है, तो थीटा में कितना टर्न बनेगा, तो थीटा अपॉन 360, तो नंबर ऑफ टर्न्स ये हो जाएगा। तो n के जगह पे 3 थीटा अपॉन 360 रख देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 360। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अभी हमने करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप की वजह से देखा था हमने रिजल्ट। ठीक है, ये x था, ये हमारा r था। ठीक है, b की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें क्या है, जब x इक्वल टू 0 हो जाता है तो b की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाती है एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, रिंग कैसा होता है, देखिए ये आपका रिंग है। ठीक है, इधर जाएंगे सेंटर से तब भी घटेगा, इधर जाएंगे तब भी घटेगा, दोनों साइड में घटता है। इसका मतलब देखिए दोनों साइड में, यहाँ सेंटर पे मैक्सिमम है, इधर जाने पर भी घट रहा है, इधर जाने पर भी घट रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन विल बी ए। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे कहा गया द मैग्नेटिक फील्ड at the center of a circular coil carrying current I is B। ठीक है, एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है। फिर क्या कहा गया कि if the coil is bent into a smaller circular coil of n turns, its magnetic field at center is B dash। अब समझिए क्या है। पहले आपका ये कॉइल था, इसका रेडियस मान लीजिए r था, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सिंपल सा कहानी। ठीक है, इसका लेंथ क्या होगा, देखिए ये लेंथ इसका L अगर मैं बोल दूं तो इट विल बी 2πr। अब कहा गया कि इसी को n सर्कुलर टर्न्स में बेंड किया गया, दैट मींस लेंथ चेंज तो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब बाद में इफ r इज द रेडियस ऑफ a smaller coil, ठीक है, तो उसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2πr पेरीमीटर होगा एक कॉइल का, और कितने कॉइल आपने बना दिए थे, n कॉइल, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल लेंथ 2πr। ठीक है, 2π से 2π गया। ठीक है, यहां से इसका रेडियस आ गया r इक्वल टू r/n। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला पता है, मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया गया, B डैश हो गया, कितना हो जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और कितने टर्न्स थे, n टर्न्स थे।
ठीक है, वैल्यू रख दीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 और आर के जगह पे आर बाई एन इंटू एन। यहां से क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r और ये ऊपर चला गया एन स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट b। ठीक है, तो b डैश इक्वल टू b इंटू एन स्क्वायर आ गया। तो यहां से b डैश अपॉन b वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, एन स्क्वायर इज टू 1 रेशियो विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन, ये करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया। कहा गया कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट आई इज अरेंज एज शोन इन द फिगर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए 4 पार्ट में क्वेश्चन है। देखिए, एक पार्ट तो ये है, सेकंड पार्ट ये वाला है, थर्ड पार्ट ये वाला है और फोर्थ पार्ट ये वाला है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं। हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे, बायो सावर्ट का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। कैसा होता था, ये आपका डीएल होता था, करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है, यहां से ये थीटा एंगल था। ठीक है, और ये डीएल होता था और ये डिस्टेंस आर होता था जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता था। अब एक ध्यान दीजिए कि जहां पे आपको निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, ये डिस्टेंस आर था और ये आपका करंट का डायरेक्शन था, इसके बीच का एंगल थीटा था और यहाँ क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा आएगा। अगर ये एंगल जीरो हो जाए तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है। इस चीज को समझिए, ये जो वायर है इसकी वजह से अगर मुझे निकालना है, कहां पे निकालना है, इस पॉइंट पे, तो ये करंट का डायरेक्शन है और ये आर का डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, दैट मींस आर का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन में कोइंसाइड कर जाएगा तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही थीटा जीरो होगा साइन जीरो जीरो, सब कुछ जीरो। ठीक है, तो ये देखिए, ये वायर जो है करंट का डायरेक्शन और आर का डायरेक्शन कोइंसाइड कर गया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। सिमिलरली ये देखिए, ये इधर जा रहा है, मतलब ये भी कोइंसाइड कर रहा है, एंटी पैरेलल है, एंगल 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। ठीक है, दैट मींस पोर्शन जो है सेकंड और फोर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें करंट इधर की तरफ है और इसमें करंट इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये वही वाला क्वेश्चन है कि अगर कोई आर्क है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है और इसके अंदर करंट आई है, तो बी की वैल्यू क्या होती थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये आपका आर होता था। ठीक है, और थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब डायरेक्शन, इसका करंट देखो इधर जा रहा है, इस पॉइंट को बुलाओ कहां जाएगा, ऊपर। इसका करंट नीचे जा रहा है, इसको बुलाओ कहां जाएगा, नीचे। ठीक है, करंट दोनों में सेम है, आर अलग अलग है। दैट मीन जिसका आर कम होगा उसका बी क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन्स यहां पे R1 वाला पोर्शन ज्यादा होगा और R2 वाला पोर्शन कम होगा। इसका मतलब जो नेट बी आएगा, देख लीजिए यहां से, म्यू नॉट आई अपॉन 2R1 ज्यादा होगा, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2R2 कम होगा। ठीक है, और ये 3 थीटा अपॉन 360, यहाँ एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या रखेंगे, म्यू नॉट आई 2R1 थीटा अपॉन 360 और फिर इसके वजह से भी वही रखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2R2 थीटा 60 अपॉन 360। ठीक है, तो ये देखो 1/6 हो गया।
ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई देखिए यहां से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 यहां से कॉमन आ गया और 1/6 यहां से आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2, म्यू नॉट आई अपॉन 12 हो गया ये, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 12, 1 माइनस R1, 1/R2, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं समझना, चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखिए दो वायर हैं जो सेमी इनफाइनाइट हैं। देखिए इसमें भी इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक है जो सेमी सर्कल है, ठीक है। ये देखिए इतना पोर्शन है और एक ये है और एक ये है। ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर, इसको 1 बोल दिया, ये वाला पोर्शन को 2 बोल दिया और इस वाले पोर्शन को 3 बोल दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देखिए, करंट नीचे जा रहा है, इसको बुलाएंगे ऊपर, करंट इधर जा रहा है, इसको बुलाएंगे ऊपर, और यहाँ देखिए करंट इधर जा रहा है, बुलाएंगे ऊपर। दैट मींस सेम डायरेक्शन में करंट है तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा तीनों का ऐड होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे, क्योंकि ये रेडियस है इसका, आर डिस्टेंस पे चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या होता था, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता था, 4 पाई डी, डी की जगह पे क्या है, आर है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अभी हमने पढ़ा था क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और थीटा अपॉन 360, थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 360, क्योंकि ये एंगल कितना है, आर्क का 360 है। और फिर इसकी वजह से भी वही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए म्यू नॉट 2 से मल्टीप्लाई हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस ये 1/2 हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है। अब इसमें जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है 4 पाई आर बाहर कॉमन लिया गया है, ठीक है। तो 4 पाई आर कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा 2 और यहाँ पे पाई नहीं है तो पाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो नेट फील्ड विल बी दिस, डायरेक्शन लिखना चाहें, ठीक है। करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, क्रॉस ऊपर की तरफ जाएगा, डॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ, दैट मीन्स फील्ड विल बी डॉट। ऑप्शन कौन सा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2 प्लस पाई, ऑप्शन ये विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया चार्ज Q इज इनफॉर्मली स्प्रेड ऑन अ थीन रिंग। रिंग कैसा होता है, ये थीन रिंग है, ठीक है, ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है। द रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, दैट मींस ये है एक्सिस इसका, ऐसे 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 मूव कर रहा होगा, ठीक है, विथ फ्रीक्वेंसी f। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड पूछना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r एट द सेंटर। दैट मींस अगर आपको आई पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अब कहा क्या गया है, देखिए चार्ज जो है रोटेट कर रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन टी, एक पूरा एक टाइम पीरियड में, और 1 अपॉन टी क्या होता है, एफ, दैट मींस क्यू इंटू एफ हो गया, आई क्या हो गया, क्यू इंटू एफ। तो यहां से आपकी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट क्यू एफ
अपॉन 2r, म्यू नॉट QF अपॉन 2r। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया टू कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस r एंड 2r। ठीक है, दो कंसेंट्रिक लूप्स हैं, एक का रेडियस क्या है r और दूसरे का 2r है। ठीक है, और करंट जो है 2i एंड i है इन अपोजिट सेट्स। इंटरेस्टिंग, एक का रेडियस r है, ठीक है, इसका रेडियस r है, और इसका करंट कितना है 2i। मान लीजिए इस डायरेक्शन में है 2i। ठीक है, फिर सेकंड का रेडियस कितना है 2r, दैट मीन्स बड़ा वाला 2r, और ये अपोजिट सेंस में होगा। ठीक है, दैट मीन्स करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, इसका रेडियस कितना हो गया 2r, और इसमें करंट कितना है I। अब कहा गया है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, यहां पे बताइए। अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है, सेंटर पे क्या होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसकी वजह से डायरेक्शन देखते हैं। ये करंट ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे रहेगा, थंब लगाया, इस पॉइंट को बुलाया, कहाँ आ गया ऊपर, दैट मीन्स डॉट। इसकी वजह से डॉट है, और इसकी वजह से देखो करंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट को बुलाओ तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस। सेकंड वाले की वजह से क्रॉस हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखिए होगा क्या म्यू नॉट, इसके अंदर करंट कितना है 2i, तो ये हो गया 2i, और इसका रेडियस r है तो 2r हो गया, 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या आ गई म्यू नॉट I अपॉन r। और इसका डायरेक्शन कहां था देखो, थंब इधर ले जाओ, ऊपर ऊपर की तरफ था, दैट मीन्स ये डॉट। बड़े वाले की वजह से देखो, बड़े वाले के अंदर करंट कितना है I है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2, और इसका रेडियस कितना है 2r। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी म्यू नॉट I अपॉन 4r, और ये क्रॉस था। ठीक है, देखिए वैल्यू किसकी ज्यादा है, म्यू नॉट I अपॉन r है, म्यू नॉट I अपॉन 4r है, 4 टाइम्स कम है v2, दैट मीन्स नेट फील्ड जो होगा v1 माइनस v2 होगा, एंड इट विल बी, ये ज्यादा है तो ये डॉट होगा। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लीजिए, v1 माइनस v2 क्या हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन r माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4r। तो म्यू नॉट I अपॉन r कमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/4, तो इट विल बी 3/4 म्यू नॉट I अपॉन r। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 3/4 I अपॉन r म्यू नॉट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको अपोजिट सेंस में करंट था तो इसकी वजह से माइनस हो गया, अगर सेम सेंस में होगा तो ऐड हो जाएगा, आपको पता ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। कहा गया टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस r आर लाइन कंसेंट्रिकली, ठीक है, विथ देयर प्लेन्स एट राइट एंगल। अब ये मजेदार चीज हो गया। अब कैसा हो गया, प्लेन्स जो है परपेंडिकुलर हैं, मतलब क्या कि अगर एक सर्कल ऐसा है, एक रिंग ऐसा है इस तरीके से, तो दूसरा रिंग ऐसा होगा। ठीक है,
अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा तो फिर एक वर्टिकल प्लेन में होगा। इस तरीके से आपका बनेगा, एक इस तरीके से बनेगा और दूसरा इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों का रेडियस जो है आ रही है। ठीक है, अब पढ़िए क्वेश्चन। टू सिमिलर coils of radius r are lying concentric with their planes at right angles to each other. The current flowing in them are I and 2I. ठीक है, मान लीजिए कि एक में I है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि 2I है। ठीक है, then resultant magnetic field at center will be। अब इसकी वजह से देखो, ये जो वर्टिकल में है, ठीक है, ऐसे ऐसे फील्ड है, तो करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट ये प्लेन देखो, मैं इसको दिखा रहा हूं, ऐसे है सर्कल आपका, रिंग ऐसे है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मान लीजिए नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये थंब ले जाओ और सेंटर पे ले जाओ, कहाँ लगेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में लग गया। देखो रिंग देखिए आप, रिंग ऐसे है, ठीक है, करंट में बोल रहा हूँ कि नीचे से ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं थंब इधर ले जाऊंगा और इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसको बुलाओ, कहाँ जा रहा है? इधर की तरफ। ठीक है, यहां देखो ये करंट ऐसे है, सेंटर बुलाएंगे तो ये प्लेन में आ जाएगा। और दूसरे वाले कैसे देखो, हॉरिजॉन्टल की वजह से, अगर ऐसे है, ऐसे रिंग है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो इस सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, देखो ऐसे आपका रिंग है और यहां से करंट फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। करंट के थंब ले जाओ, सेंटर को बुलाओ, कहाँ जा रहा है? नीचे। एक जा रहा था ऐसे, दूसरा जा रहा है ऐसे, डेट मींस इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब एक की वजह से मान लीजिए B1, इसकी वजह से B1 मान लो, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? म्यू नॉट I अपॉन 2R। और B2 फिर क्या हो जाएगा? इसके अंदर 2I करंट है, तो म्यू नॉट 2I अपॉन 2R, 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट I अपॉन R। अब क्योंकि देखिए इसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, एक की वजह से इधर जा रहा था, एक की वजह से नीचे जा रहा था, तो हमारा जो नेट फील्ड हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का अंडर रूट, इसको स्क्वायर करिए तो म्यू नॉट I अपॉन 2R का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I अपॉन R का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन R बाहर आ सकता है, म्यू नॉट I अपॉन बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? देखो यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4 और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो क्या आ गया? म्यू नॉट I अपॉन R, और इसको सॉल्व करिए तो 4 + 1 5, इट विल बी √5 अपॉन नीचे 4 का अंडर रूट 2, तो म्यू नॉट I अपॉन 2, म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू √5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बायल-सावर्ट लॉ के बेसिक पे थे। बायल-सावर्ट लॉ इसे और बहुत डीप टॉपिक है, इस पे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें बहुत सारा कैलकुलस भी यूज हो सकता है। ठीक है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस उतना ही किए जितना से कि आपका बोर्ड लेवल कवर हो। ठीक है, थैंक यू।